कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर खड़े होकर जंग लड़ रहे कोरोना वॉरियर्स पर हमलों को लेकर योगी सरकार पहले से ही अपना रुख साफ कर चुकी है। रासुका जैसा सख्त कदम भी उठा चुकी है, लेकिन जब बददिमाग इतने से भी समझने के लिए तैयार नहीं है तो योगी सरकार ने बेहद कड़े कानून वाला इलाज खोजा है। उत्तर प्रदेश में अब ऐसी हिमाकत और ना हो। आज भी जो तस्वीरें सामने आई, देखिए कानपुर की तस्वीर और रामपुर की तस्वीर, ऐसी तस्वीरें अब और देखने को ना मिले, जिसके लिए योगी सरकार ने केंद्र से एक कदम आगे बढ़कर कोरोना वॉरियर्स का सुरक्षा कवच सख्त बना दिया है। सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, कोरोना की जंग में जितने वॉरियर्स जुटे हैं उनमें से किसी पर भी हमला हुआ, कोई बदसलूकी हुई तो सीधा 7 साल की जेल और 5 लाख का जुर्माना लगेगा। सीएम योगी ने अपना सिंघम अवतार दिखाकर खबरदार कर दिया है कि यूपी में यह सब अब नहीं चलेगा। आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, मगर पहले यह रिपोर्ट आप देखिए। कभी हावड़ा, कभी इंदौर, कभी मुरादाबाद, मेरठ तो कभी रामपुर। कोरोना से जंग के बीच कर्मवीर निशाने पर हैं। कहीं मेडिकल टीम पर हमला होता है तो कहीं पुलिस पर पथराव। आखिर ये क्या हो रहा है? जंग लड़ो, जान बचाओ और फिर मार भी खाओ। अब ये कम से कम यूपी में तो नहीं चलेगा, क्योंकि यूपी में योगी ने अपना सिंघम अवतार दिखाया है। हमलावरों पर रासुका लगाने वाली योगी सरकार ने अब कोरोना योद्धाओं के सुरक्षा कवच को बेहद कड़ा कर दिया है। यूपी सरकार ने महामारी कोविड-19 विनियमावली में संशोधन करते हुए कोरोना वॉरियर्स पर हमले को दंडनीय अपराध बना दिया है। सरकार ने एपिडेमिक एक्ट के संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस नए कानून में क्वारंटीन या आइसोलेशन के दौरान भागने या मेडिकल स्टाफ पर थूकने वालों के लिए भी सजा का प्रावधान है। क्वारंटीन या आइसोलेशन के दौरान भागे या फिर लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया तो उसे भी जेल और जुर्माना दोनों झेलने पड़ेंगे। कोरोना वॉरियर्स पर हमले करने वालों को 7 साल की जेल और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकेगा। के साथ ही एम्बुलेंस या अन्य सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना भी अपराध की श्रेणी में आएगा। सुरक्षा कर्मियों पर, स्वच्छता कर्मियों पर और कोरोना वॉरियर्स पर या कोरोना योद्धाओं पर अगर कोई भी व्यक्ति हमला करता है 7 साल तक की सजा और 5 लाख तक जुर्माना, ये करने का हम इस संशोधन के माध्यम से इस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए मेडिकल स्टाफ, नर्स, सफाई कर्मी और पुलिस हमारे सबसे बड़े योद्धा हैं, क्योंकि कोरोना से जंग में वो सबसे आगे खड़े हैं और कई तो जान तक गंवा चुके हैं। देश में 9 डॉक्टर और 6 पुलिसकर्मी फर्ज की राह में कोरोना की भेंट चढ़ गए, तो वहीं आज फिर कानपुर में 1 डॉक्टर और 2 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। किसी भी कीमत पर ऐसे हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं भगवान के रूप में काम करें, उनके खिलाफ जो भी कुकृत करेगा उसको बख्शेंगे नहीं। अभी नया केस आया है चिकित्सक कम्युनिटी से, जो कि मेडिकल कॉलेज से, जो चिंता का विषय है, जिस पर हम कल और चिकित्सकों के बीच में गहन जांच करेंगे। रक्षकों के साथ राक्षसों जैसा सलूक करने वाले अब समझे नहीं तो अब कानून की भाषा समझेंगे, सख्ती की भाषा समझेंगे। हवालात और हर्जाना जब दोनों का हंटर चलेगा तब समझेंगे कि योगी के यूपी में कोरोना वॉरियर्स पर हमला कितना बड़ा गुनाह है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कानून में तो संशोधन हुआ है, लेकिन इसके साथ यह दिखाना आपके लिए बहुत जरूरी है कि क्यों आखिर इस संशोधन की जरूरत पड़ी। आपको मुरादाबाद याद होगा, आपको मेरठ याद होगा, लेकिन साथ साथ अब आज की तस्वीर भी जरा आप देखिए। यह तस्वीर आप देखिए और आप खुद फैसला कीजिए कि क्या यह कानून में संशोधन जरूरी था कि नहीं था। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यह कानपुर की तस्वीर है और इस तस्वीर को जरा आप गौर से देखिए। सिर्फ 5 पुलिस वाले आपको नजर आएंगे। वो एक छोटी सी गली में एक रास्ते में खड़े हुए हैं। उनके पीछे देखिए कितने लोग दौड़ते हुए नजर आते हैं। इनकी संख्या आप इस तस्वीर को देखकर गिनना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि ये इतने लोग आखिर पुलिस वालों के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं, उन्हें क्यों पत्थर से मारने की कोशिश कर रहे हैं।
जबकि यहां पर जो मेडिकल टीम है वो इसलिए जाती है क्योंकि यहां से कोरोना पॉजिटिव शख्स के परिवार के लोगों को क्वारंटीन करना है, उसके कॉन्टेक्स्ट जो हैं उनको क्वारंटीन करना है। लेकिन जवाब ऐसे मिलता है, और ये उस रेड जोन की तस्वीर है जहां पर 1-2 लोगों का निकलना भी मना है, लेकिन इतने सारे लोग एक साथ कैसे इकट्ठा हो जाते हैं, यह भी अपने आप में प्रश्न है और इससे भी सरकार को जूझना है। चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त एक खास पैनल जुड़ा हुआ है, सबका परिचय आपसे कराएं। हीरो वाजपेयी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। विक्रम सिंह साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप एक्स डीजी हैं। हमारे साथ इस वक्त हाजी हसन अहमद साहब जुड़े हुए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। निशांत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लॉयर हैं, वकील हैं। और डॉक्टर रमा श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं IMA की। और राजेंद्र त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, इस वक्त समाजवादी पार्टी के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। सबसे पहले विक्रम जी, आज कानून में संशोधन हुआ है और यह कहा गया है कि जितने कोरोना फाइटर्स हैं उनसे अगर मिसबिहेव हुआ, उनके खिलाफ हिंसा हुई तो कार्रवाई बहुत सख्त होगी, 7 साल तक की जेल होगी, 5 लाख तक का जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन हम ये कानपुर की तस्वीर भी आज की देख रहे हैं, और जिस रेड जोन में, जिस हॉट स्पॉट में 1-2 लोगों को भी निकलने के लिए मना किया गया है प्रशासन ने, वहां पर एक झटके में 100 लोग आ जाते हैं। हम तस्वीर देखकर गिन नहीं पा रहे हैं कि कितने लोग हैं, ये पुलिस को जांच करनी पड़ेगी कि कितनी संख्या थी। ये कैसे हो जाता है एक साथ? जी, मैं SSP कानपुर 3 साल रहा हूं और मैं भली भांति समझ सकता हूं कि ये परिस्थितियां कानपुर में अन्यत्र क्यों होती हैं। जब भीड़ तंत्र ये समझने लगता है कि उसके ऊपर कानून नहीं चलेगा और मनमाना व्यवहार करेंगे और कानून में सामर्थ्य नहीं है कि उनका स्पर्श भी कर सके, तब इस प्रकार की उद्दंडता और अनुशासनहीनता दृष्टिगोचर होती है। यह संतोष का विषय है कि शासन प्रशासन ने सजाओं को बढ़ाया है एपिडेमिक डिजीज एक्ट के अंतर्गत, और यह भी संस्तुति की है कि गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत और रासुका के अंतर्गत भी कार्रवाई होगी जो इसके अलंबरदार हैं, जिन्होंने इसको आगे बढ़ाने का दुस्साहस किया है। और इस तरीके से बिना दंड के राज्याधिकार नहीं चलता है। हमारे कोरोना वॉरियर्स पूजनीय हैं, हमारे देश में ही नहीं विश्व में पूजे जा रहे हैं, और हमारे यहां कुछ ऐसे तत्व हैं जो उन्हीं के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। तो देख लिया जाए राष्ट्र किसकी तरफ खड़ा है, अपराधियों की तरफ या कोरोना वॉरियर्स की तरफ। इसलिए यह जरूरी है कि कड़ा संदेश जाना चाहिए, और कड़ा संदेश आज चला गया है। अब आवश्यकता है गिरफ्तारी, और धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत, जिसके प्राविधान में सारी चल अचल संपत्ति अटैच हो जाती है। इसको अगर आप हर जिले में जो चोटी के 5 हैं उनके नेता, उनकी चल अचल संपत्ति कुर्की दी, ये सारे मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे। ठीक, हाजी हसन अहमद साहब, हम बार बार कह रहे हैं कि कोरोना फाइटर्स जो है वो हमारी आपकी मदद के लिए हैं। कहीं कोरोना हमारे इलाके तक ना फैल जाए, उसको एक जोन में अगर समेट कर रखना है या वहां भी धीरे धीरे घटाना है, तो यही लोग कर रहे हैं। और आपको क्वारंटीन करना, ये आपको कोई सजा नहीं है। आपकी जिंदगी बचाने के लिए 14-15 दिन के लिए आपको आइसोलेट करना या क्वारंटीन करना, ये मेडिकल की एक विधि है। लेकिन उसका जवाब ऐसे मिलेगा तो कैसे काम चलेगा? देखिए राम मोहन जी, जैसा कि अभी कुछ दिनों में देखा गया है, ये तस्वीर का एक ही पहलू हम लोग देख रहे हैं। खैर, किसी भी तरह की हिंसा की ना मैं समर्थन करता हूं और ना ही हमारा संविधान इसका समर्थन करता है। जो भी कोरोना फाइटर्स हैं वो हमारी हिफाजत के लिए, हमारे बचाव के लिए, हमें बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल के उन एरियो में जा रहे हैं और वो कर रहे हैं। उनका कहीं से भी कोई नाखून बराबर भी कोई अहित करता है तो वो मुजरिम है, वो जुर्म कर रहा है, उसके साथ मुजरिमों जैसा व्यवहार होना चाहिए जी। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये कानून में संशोधन हुआ, काबिल तारीफ है। जो भी कहीं भी इसी में देखा गया कि एक एसआई का हाथ काट लिया गया जी, ये भी बहुत ही तफ्तीशनाक है। तो इसके लिए जरूरी था कानून में संशोधन, ताकि इस तरह की हिंसाएं ना हो सके। वो अपना कटा हुआ हाथ लेके स्कूटर से जा रहा है, उसके पास यानी कि इमीडिएट ना पुलिस की गाड़ी कोई अरेंज हो सकी ना कुछ हो सका, उसको बाइक से जाना पड़ा और अस्पताल कटा हुआ हाथ लेके उसके लिए। तो ये तो बहुत ही ज़रूरी कदम था। योगी जी ने जो कदम उठाया काबिल तारीफ है और हम सब इसके साथ में हैं। जो लोग भी हिंसा फैला रहे हैं, जो लोग भी इस तरह के हमले कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मुजरिम हैं। उनके साथ मुजरिमों जैसा ही व्यवहार होना चाहिए। लेकिन अभी पूर्व IPS साहब कह रहे
रहे थे कि इनके नेता ये वो, ये वक्त इसका नहीं है किसके नेता। ये एक अजीब सी मानसिकता बार बार हमारे आपके डिबेट में एक छलक के चली आती है। ये हम कहाँ ले जा रहे हैं समाज को? हमें इस वक्त कोरोना से लड़ना है और उसकी बीच में चाहे जो भी आ रहा है, ये जरा बताइए, जो आ रहा है वो मुजरिम है, उसके साथ ये जरा बताइए आप, होना चाहिए। एक झटके में आप भी तस्वीर अगर देख पा रहे हो या फिर आपके मोबाइल तक पहुंची हो तो जरा ये देखिए कि 5 पुलिस वाले हैं, हाथ में डंडा है, 100 लोग उनके पीछे क्यों दौड़ रहे हैं? उनसे बात करने के लिए 10 लोग बहुत है मोहल्ले के। तो ये बिना किसी नेता के हो सकता है क्या? देखिए मेरे कहने पे तो 10 लोग नहीं आते। राम मोहन जी बगैर पूरा वीडियो देखे हुए, उसको समझे हुए कुछ नहीं कहा सकता। अभी अभी दिल्ली का एक वीडियो आया था कि कुछ वही चंद्र पुलिस वाले पहुंच रहे थे, वो कह रहे थे एलजी साहब का ऑर्डर है, अजान नहीं होगी, एलजी साहब का ऑर्डर है। लोग विरोध कर रहे थे, वो कहते नहीं एलजी साहब का ऑर्डर है, पुलिस स्टेशन आओ तब ऑर्डर दिखाएंगे। ये भी तस्वीर देखी गई, ये भी वीडियो देखा गया, जबकि मुख्यमंत्री को कहना पड़ा, एलजी साहब को ट्वीट करना पड़ा कि ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। तो ये भी एक तस्वीर का पहलू है, इसको भी ध्यान में रखना होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि ये पुलिस वाले गलत वजह से पहुंचे? वहां के अधिकारी बता रहे हैं कि नहीं क्वारंटीन करना था। बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं जिन्हीं ने भी पुलिस पे हमला किया, मेडिकल टीम पे हमला किया, सफाई कर्मियों पे हमला किया, वो मुजरिम है, उनके साथ सख्त से सख्त। ठीक, विक्रम सिंह साहब इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास चलें, फिर हीरो वाजपेयी जी के पास चलते हैं। विक्रम सिंह जी, आप अपना पॉइंट रख सकते हैं। ये कहना है राम मोहन जी, मैं किसी राजनीति में नहीं हूं, राजनीति मेरा विषय है जी, लेकिन हर टीम का, चाहे क्रिकेट हो, चाहे गुंडागर्दी हो, चाहे डकैत हो, उसका कोई लीडर और कैप्टन होता है। मेरे कहने का एक मतलब यही है कि जो कैप्टन हो, वाइस कैप्टन हो, उनको गिरफ्तार कीजिए। उसमें क्यों किसी बात की चोट लग रही है? क्यों इतनी पीड़ा हो रही है? कैप्टन की बचाव में क्यों यह कहा जा रहा है कि कैप्टन के बारे में क्यों न चर्चा की जाए? सर आप खुद एक आईपीएस रहे हैं सर, हीरो वाजपेयी जी बैठे हुए हैं, उनको सूचित कीजिए। आपका सूचना तंत्र बहुत मजबूत रहा होगा, बताइए कि कौन है, उसको अरेस्ट कर लीजिए। ये कहने की जरूरत नहीं, कर लीजिए उसको, कहिए, आप बताइए, सूचना दीजिए हीरो वाजपेयी जी के माध्यम में क्यों ये अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उनके जो कप्तान है, जो हमलावर है, नहीं बिल्कुल बचाव में नहीं किए जा रहे, उसकी कड़ी से कड़ी मजम्मत की जा रही है, लेकिन एक खास माइंडसेट को, एक खास तबके के विरोध जो बातें की जा रही है, उस पर ऑब्जेक्शन होना जरूरी है। तबके की तो कोई बात मैंने तो की नहीं, कम से कम आपने अगर जरूर की, क्योंकि मैंने तो तबके की बात ही नहीं की। जो गिरफ्तार है उसको बिल्कुल सर, जो आप जानते हैं कि इनके लीडर कौन है, सर आप जानते हैं कि इनके लीडर कौन है, आप सरकार को इत्तला कीजिए, उनके ऊपर कार्रवाई, उनको फौरन अरेस्ट कीजिए, उन्हीं से सारा जुर्माना वसूल लीजिए, क्योंकि लीडर ही जिम्मेदार होता है। प्लानिंग जहां होती है, प्लानर एक किलर से ज्यादा। अगर मैं लीडर हूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो, मैं ये ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं? अगर मैं लीडर हूं, मेरे खिलाफ वही कार्रवाई हो। सर जैसा कि आप इत्तला दे रहे कि लीडरशिप होती है, अगर आपको इसकी जानकारी है तो उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय योगी जी को इसकी इत्तला दीजिए, ताकि ये वो खत्म हो, ये रुक जाए यहीं पे, ये जो हमले हो रहे हैं रोज रोज, ये खत्म हो जाए। लीडर कौन है, अगर आपकी संज्ञान में है तो इसको सार्वजनिक कीजिए। ये सबके मेरा कहने का मतलब ये है, अगर इसके लीडर हैं तो मैं अरेस्ट होने के लिए तैयार हूं। रजिस्टर बदमाशान होता है 10 नंबर, इंटेलिजेंस में होता है, लोकल यूनिट में होता है, लेकिन कभी कभी लोग हाथ डालने से घबराते हैं। अब चूंकि कानून में संशोधन हो गया है, किसी तरह की कोई भ्रम की स्थिति में न हो, जो भी रजिस्टर्ड बदमाशान में नाम है उनके खिलाफ कार्रवाई कर दे, इसमें क्या दिक्कत है? विक्रम सिंह साहब शायद ये कहना चाह रहे हैं, हमारा संविधान, हमारा कानून तो इतना मजबूत है कि कोई बच्चा किसी के हाथ से खिलौने, अहमद साहब ये कहना चाह रहे हैं कि हर मोहल्ले में 2-4 खुराफाती टाइप के लोग होते हैं और उनके ऊपर अगर कार्रवाई होगी, अगर वो किसी को भड़का रहे हैं, क्योंकि एक साथ 100 लोगों का निकल जाना, हर घर में अमूमन सदस्यों की संख्या 5-7 रहती है, लेकिन अगर 100 लोग आ रहे हैं तो कम से कम 15, 20, 25 घर वाले लोग निकल रहे हैं मोहल्ले से, बस्ती से, और एक साथ इतने लोग निकल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई उन्हें इकट्ठा कर रहा है। हीरो वाजपेयी साहब, जो कानून बना है इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये तो तस्वीर बता रही हैं, इसका पालन किस तरीके से होगा? क्या कानपुर से वो सेट करने की कोशिश आपकी सरकार करेगी? जी बिल्कुल, लगातार आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी एक एक घटना जो उत्तर प्रदेश में कोरोना वॉरियर्स के खिलाफ हो रही है,
उस पर निगाह बनाए हुए हैं, लगातार वो आदेश दे रहे हैं। और कानून भी इसी संदर्भ में बनाया गया है कि शायद ऐसे लोगों को ये लग रहा था कि जो सजा है, जो प्रावधान है, जो कानून में दिया गया दंड है, वो नाकाफी है, तो इसलिए दंड और प्रावधान और जुर्माने को बढ़ाया गया है कि शायद इसका संज्ञान लेकर घटनाएं रुकें। और जैसा कि अभी विक्रम सिंह साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा, और अहमद साहब ने जो समझा बिल्कुल गलत समझा। लीडर का मतलब इस समय किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है। लीडर का अर्थ यह है, जो भी आपने कहा कि हर मोहल्ले में 2-4 खुराफाती, 2-4 लोग अपने आप को जो नेता बनना चाहते हैं, वो इस तरह के माहौल को क्रिएट करते हैं और इस तरह के माहौल क्रिएट करके जनता को बाहर निकालते हैं, अपना पीछे छुप जाते हैं। और कई बार बेकसूर लोग उनके उसमें आकर, बहकावे में आकर पुलिस पर हमला कर देते हैं। भीड़ जब तंत्र में बदल जाती है, भीड़ तंत्र हो जाता है, तो ये नहीं देखती कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत, और किसके कहने पे कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए जब कड़े कानून में इनके वो जो सो कॉल्ड बहकाने वाले लीडर या जो अराजक तत्व, जब उनकी गिरफ्तारी होगी, उनकी चल अचल संपत्ति कुर्क होगी, वो जेल जाएंगे, तो एक सबक मिलेगा। और अन्य मोहल्लों और अन्य जगह पर भी ये मैसेज जाएगा कि अगर हम इस तरह से बहकावे में निकालेंगे बेकसूर लोगों को, तो कार्रवाई की जो गिरफ्त है वो मुझ तक आएगी और मैं बच नहीं पाऊंगा, और एक भारी जुर्माना, एक भारी सजा हमको भुगतनी ही पड़ेगी। इसलिए इस कानून को बनाया गया और योगी जी ने लगातार माना है कि ये संख्या बढ़ रही है। आप पूरे हिंदुस्तान का चरित्र देख लीजिए, अहमद साहब कुछ भी समझ रहे हो, पूरे हिंदुस्तान का चरित्र देख लीजिए। हिंदुस्तान भर में कोरोना वॉरियर्स पे हमले हो रहे हैं। और क्यों हो रहे हैं? कि हम उनकी सुरक्षा करने जा रहे हैं, हम उस माहौल को ठीक करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि उस पूरे मोहल्ले में ना फैले कोरोना, इसलिए कुछ चंद लोग अगर हमको लगता है तो हम उनको आइसोलेट करना चाहते हैं। लेकिन कुछ अराजक तत्व है जो बहका रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं। ऐसे लोगों से यूपी में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पूरी कड़ाई से निपटेगी, कोई बक्सा नहीं। रमा श्रीवास्तव जी, किसी तरह की कोई मुरावत नहीं होगी। जब केंद्र ने अध्यादेश लाकर, लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि हम उत्तर प्रदेश को कहां ले जाना, ये कहा कि अगर मेडिकल टीम पर हमला होगा तो कार्रवाई बहुत सख्त होगी। उन्होंने नियम तय किए। अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसका दायरा बढ़ाकर सभी कोरोना वॉरियर्स कर दिए हैं, यानी पुलिस के जवान या सफाई कर्मी, ये भी सब उसमें शामिल हो गए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि उम्मीद तो ये थी कि ये चीजें रुकेंगी, लेकिन आज जब संशोधन हुआ उत्तर प्रदेश में, उसके सामने ही, उसके लगभग उसी वक्त पर कानपुर से हमने ये तस्वीर भी देखी। ये क्या आपको लगता है कि लोगों तक समझा नहीं पा रही है सरकार, या कुछ लोग हैं जो वाकई समझना नहीं चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन योगी आदित्यनाथ जी के इस निर्णय का हार्दिक स्वागत करती है। लेकिन मुश्किल ये है कि जब तक पनिशमेंट के कुछ एग्जाम्पल्स सेट नहीं होंगे लोगों के सामने, अभी तो रासुका लागू किया गया और अध्यादेश बनाया गया, लेकिन अभी पनिशमेंट किसी को मिला नहीं है और वो जनता के सामने आया नहीं है, इसलिए लोगों के मन में डर बैठा नहीं है। क्योंकि मॉब मेंटालिटी अलग होती है, और ये सही है कि उनका कोई ना कोई लीडर, कोई ना कोई बैकअप पावरफुल पर्सन द्वारा ज़रूर होता है, तभी इनकी हिम्मत होती है कि ये इस तरह का दुर्व्यवहार चिकित्सा कर्मियों पर अथवा पुलिस वालों पर अथवा अन्य लोगों पे कर सकें। लेकिन हम लोगों का कहना ये है कि ये महामारी एक्ट में तो जो अध्यादेश बना वो सही है, लेकिन ये हमेशा के लिए डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट बनना चाहिए, क्योंकि परेशानियां महामारी के अलावा भी होती रहती हैं। इस तरह की हरकतें लोग करते हैं, हमला करते हैं चिकित्सालयों पर, चिकित्सकों पर, तोड़फोड़ करते हैं और फिर भाग जाते हैं, कभी पकड़ में नहीं आते, और तरह तरह की परेशानियां, खास करके जो जूनियर डॉक्टर्स होते हैं वो तो बहुत ज्यादा सफर करते हैं, क्योंकि फ्रंट लाइन में मेडिकल कॉलेजेस में, बड़े हॉस्पिटल्स में वो लोग होते हैं और उनसे मारपीट, इन तरह की घटनाएं होती रहती हैं। तो हमारा अनुरोध ये है कि महामारी के लिए तो जो बना है वो बहुत ही अच्छा है, वो हम उसका हार्दिक स्वागत करते हैं, लेकिन इससे एक्सटेंड करके और पूरे समय के लिए किया जाए कि जो लोग ऐसा व्यवहार करें पूरे समय के लिए किया जाए। हो, निशांत मिश्रा जी, उनकी बेल ना हो, उनके ऊपर जुर्माना हो। निशांत मिश्रा जी, बहुत जरूरी है। कितना बल मिलेगा खासतौर से पुलिस के जवानों को? मैं उससे सहमत हूँ। जितने भी कोरोना फाइटर्स हैं, वॉरियर्स हैं, उनको कितना बल मिलेगा इस संशोधन के बाद? देखिए, ये संशोधन बहुत ही आवश्यक था आज के समय को देखते हुए कि जिस तरीके से मुरादाबाद की घटना यूपी में हुई,
उसके बाद कानपुर में आज की ही घटना हुई, तो ये संशोधन एक आवश्यकता थी आज के समय की। इसके अलावा मैं एक चीज और इसमें बताना चाहूंगा कि जो एपिडेमिक एक्ट में केंद्र ने संशोधन लाया था ऑर्डिनेंस के माध्यम से धारा 4 में, जिसमें कि वो सभी लोग जो कि एपिडेमिक एक्ट 1897 के अंतर्गत काम कर रहे हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने का एक कानून बनाया गया। उसी का ये एक्सटेंशन है यूपी में। 24 अप्रैल को हरियाणा में भी इसी तरीके का कानून लाया गया, हरियाणा एपिडेमिक कंट्रोल एक्ट, कंट्रोल ऑर्डिनेंस 2020। उसी तर्ज पे आज जो एक निर्णय लेने की होड़ में है आज यूपी सरकार, जिसपे मंथन चल रहा है अभी, और ये कानून अगर आता है आज तो एनएसए और गैंगस्टर की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा एक चीज यहां पे समझने वाली ये है कि गैंगस्टर और मॉब लिंचिंग में थोड़ा सा फर्क होता है। मॉब लिंचिंग एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है, जबकि गैंगस्टर एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। कुछ खास बातें जो इस यूपी ऑर्डिनेंस में है वो ये है, सबसे पहला कि एक तो ये एक्सटेंशन है जो 22 अप्रैल को केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस पास किया उसका। दूसरी चीज कि ये सिर्फ धारा 4 में ही संशोधन नहीं लाएगा, बल्कि एपिडेमिक एक्ट की धारा 3 में भी संशोधन लाएगा। वो क्या है कि यदि कोई क्वारंटाइन से बाहर भागने की कोशिश करता है या फिर कोई भी व्यक्ति पब्लिक अथॉरिटी की बात भी नहीं मान रहा है तो भी उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तीसरी जो इसमें खास बात है वो ये है कि इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी है, यानी कि जो पुराने मामले एनएसए में चल रहे हैं या जो धारा 307 के अंतर्गत दर्ज किए गए थे अलग अलग थानों में, वो भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो इस तरीके से जो यूपी गवर्नमेंट का ये निर्णय हुआ कि एक ऑर्डिनेंस पास करना चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेडिकल कर्मचारी नहीं बल्कि पुलिस, सफाई कर्मचारी तथा अन्य सभी लोग जो कि इस एक्ट के अंतर्गत देश में सेवा कर रहे हैं और सेवा पहुंचा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मजबूती देगा उन सबको और बल देगा। बिल्कुल बल देगा। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, फिर राजेंद्र त्रिवेदी जी इंतजार कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, उनके पास हम चलेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और तुरंत हाजिर होते हैं। ये बहुत अहम है कि कोरोना फाइटर्स की सुरक्षा किस तरह से होती है और क्या इस कानून के जरिए कुछ बड़ी कार्रवाइयां होंगी, क्योंकि कानपुर के मामले में सीएम योगी ने सीधा निर्देश दिया है कि चिन्हित चारों तरफ, अभी आईएमए की अध्यक्षा कह रही थी, तो निश्चित रूप से कानून बनता है और उसका पालन होते होते लंबा समय लग जाता है, गवाही साखी फैसला आते आते लंबा समय हो जाता है। लेकिन हमें भीड़ तंत्र के सवाल पर भी जाना होगा। अभी पूर्व वक्ता हमारे कह रहे थे, भीड़ तंत्र का कोई जात धर्म नहीं होता, वो एक साथ मॉब लिंचिंग की घटनाएं की जितनी निंदा की जाए कम है, और चिन्हित करके, इसमें अच्छी तरह से चिन्हित करके जो गुनाहगार हैं, गुनाहगारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इसमें कोई दो मत नहीं है। कहीं से समाजवादी पार्टी का अपना यह मानना है, और बेगुनाह कहीं से फंसाए भी न जाए, चिन्हित कर लिया जाए अच्छी तरीके से कौन कौन उस घटना में कारित रहे हैं, उनको दंड, विधान की जो धाराएं अभी संशोधित हुई हैं उसके अंतर्गत दिया जाए। लेकिन आखिर थोड़ा जड़ में जाइए, बात क्या है, इस पर भी जरा गौर से सोचना होगा। और जिस तरह की भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं लोग संविधान की शपथ लेने के बाद, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। क्या इनकी भाषा है, आप सुन रहे हैं किस तरह की भाषा बोल रहे हैं। इनके बरहज के जो विधायक जी हैं लखनऊ में किस तरह की भाषा बोल रहे हैं, झारखंड में वहां विश्व हिंदू परिषद का बैनर लगा के इस तरह की कृत्य निंदनीय है। और ये नफरत की दीवार खड़ी करने वालों पर हम भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से कहेंगे, नोटिस इज नॉट एनफ। तत्काल ऐसे लोगों को धारा 153A नफरत फैलाने के आरोप में और वैमनस्यता फैलाने के आरोप में गिरफ्तार करके जेल की सलाखों में भेजना चाहिए। नोटिस से काम नहीं चलेगा, नोटिस एनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है। और आपकी पार्टी का भी नाम ये बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि आपका कहना है कि सबका साथ सबका विकास। नोटिस पर्याप्त नहीं है हमारा, ठीक है, पूर्व आपकी मांग, आपका कहना, अच्छा दूसरा ठीक भी माने तो ये तो बताइए त्रिवेदी जी, क्या इसके पीछे आखिर बात क्या है? नहीं एक सेकेंड, नहीं आखिर बात क्या है? अगर कोई नेता
एक मिनट, भड़काने की बात करता है। कानून का राज की हम तरफदारी नहीं, लेकिन तो उसका मतलब क्या है कि सैकड़ों लोग पुलिस वालों को दौड़ाएंगे? 5 लाख वहां पे क्या बीजेपी के कार्यकर्ता गए थे क्या? उधर क्या डर नहीं रह गया? राजेंद्र त्रिवेदी जी, बीजेपी के नेता ने कोई बात कही तो वहां पे बीजेपी के नेता गए थे क्या कि आपको क्वारंटीन करना है, उस परिवार को क्वारंटीन करना है जिसका पॉजिटिव व्यक्ति निकला? विधायक आपके टेलीविजन पर गई तो पुलिस है, गए तो स्वास्थ्य कर्मी है। सब्जी वाला क्या नाम है? ना, सब्जी वाला क्या नाम है? राजकुमार। अरे साले, ये भाषा है, नाम सही बता, फलाने नाम, इधर में दिखाई पड़ना। अरे तालिबान बना दिए हैं क्या भाई? ये तालिबान हो गया है। लोकतंत्र की सरकार है, कानून का राज है, और कानून के हिसाब से चाहे विधायक जी हो। नहीं तो एक मिनट बहुत जरूरी चीज है, हम आपसे कहना चाहेंगे कि ये इस तरह की बात, अब देखिए वाराणसी के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी की नगरी है, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष 5 शराब के ठीके लेके चारों तरफ शराब बिकवा रहा है, गिरफ्तार हो रहा है। और ये क्या हो रहा है? खुद सरकार सत्ता ही करा रही है शराब की बिक्री, चारों तरफ शराब। अब आप कह रहे हैं, आप खुद ही बता रहे हैं कि गिरफ्तार भी हो रहा है, आप खुद ही बता रहे हैं कि गिरफ्तार भी हो रहा है, तो यानी फिर सरकार तो जो काम गलत कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है ना, वो चाहे बीजेपी युवा मोर्चा का ही व्यक्ति क्यों ना हो। शराब नहीं बिक सकती क्षेत्र में, हीरोइन नहीं बिक सकती, गांजा नहीं बिक सकता, जब तक इलाकाई पुलिस और सत्ता का उस पर सहयोग न रहा। क्या हो रहा है भाई? ठीक है, नहीं होना चाहिए। हीरो वाजपेयी जी ये कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, कि माहौल कम से कम आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए, सब लोग मिलकर, आपके विधायक चाहे वो चरखारी वाले हों और चाहे दूसरे जो सीधा कहते हैं कि साहब सब्जी इस धर्म के लोगों से मत खरीदिए। तो ये क्यों हो रहा है? आप लोगों को तो सहयोग करना है। योगी जी जो व्यवस्थाएं बना रहे हैं कि उसमें कोई भड़के ना, और भड़क रहा है तो भी उसको चुप कराना है। बिल्कुल जो बात आप कह रहे हैं एकदम सही है, और क्या विधायकों ने कहा है, इसीलिए उनको नोटिस जारी किया गया है कि आप बताएं कि क्या कारण था, कहां से बात आई, क्यों आपने किस संदर्भ में कहा है, उनको जवाब मांगा गया। और ये बात देखिए इस समय पूरी तौर से सही है कि आप अपने आप को संभाल कर रखिए। हर बोल का इस समय लोग दुरुपयोग कर सकते हैं, माहौल खराब कर सकते हैं, इसलिए आपने किस संदर्भ में भी कुछ कहा हो, किसके कहने पे भी कुछ कहा हो, तो उस पर बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि ये माहौल इस समय महामारी का है और इसको दूसरी तरफ लोग डाइवर्ट करें, नहीं होना चाहिए। इसीलिए पार्टी ने नोटिस जारी किए, पूछताछ कर रही है। पार्टी ने नोटिस जारी किए, और ये भी रमा जी, ये भी अपने आप में बात है। हम देख रहे हैं अभी कि कानपुर में ही 2 पुलिसकर्मी जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। डॉक्टर्स लगातार कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, कई डॉक्टर्स की और मेडिकल स्टाफ की जान भी गई है पूरे देश में। फिर ऐसी जगह पे अब पुलिसकर्मी भागे ना तो क्या करें वो? अगर क्योंकि इनको पकड़ने भी जाएंगे तो भी नहीं पता कि कौन से शख्स को पॉजिटिव है, कौन सा शख्स नेगेटिव है। ऐसे वक्त में क्या किया जा सकता है? देखिए, खतरा तो जितने फ्रंट लाइनर्स हैं, स्पेशली जो चिकित्सा कर्मी हैं, चिकित्सक हैं, जो 1-to-1 इंटरैक्ट कर रहे हैं कोविड-19 के पेशेंट से, या सुरक्षा कर्मी जो उनको बचाने के लिए आ रहे हैं, डॉक्टरों के साथ जा रहे हैं, टीम लेकर जा रहे हैं, ये सब तो खतरे से खेल ही रहे हैं जी। इनका जीवन भी उतना ही अमूल्य है जितना किसी अन्य व्यक्ति का, बल्कि ज्यादा मूल्य है, क्योंकि ये लाखों की जान बचाते हैं। और सुरक्षा कर्मियों पर अगर इस तरह से प्रहार करेंगे, जो लोग सेवा भावना से अपना कर्तव्य दृढ़ता से, ऑनेस्टी से निभा रहे हैं, उनके साथ अगर ये व्यवहार होगा तो सरकार ही तो है जो सख्त से सख्त कार्रवाई करे, उन्हें पनिशमेंट दे और सुरक्षा दे। चाहे वो सुरक्षा कर्मियों को भी सुरक्षा चाहिए जी। ये अजीब सी बात है। तो मेरे हिसाब से तो जो हमारी पैरामेडिकल फोर्सेस हैं, जो बीएसएफ और आर्मी के लोग हैं, मुझे लगता है उन्हें आना चाहिए और उनको भी ऐसे इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए कि अगर ऐसी घटना हो तो वो सख्त कार्रवाई देन एंड देयर करें, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जहां पे जैसी जरूरत है उन्हें सख्त निर्देश दिए जाएं,
कि वो वैसा ही व्यवहार करें, क्योंकि पूरा देश क्राइसिस से गुजर रहा है। ये आपस में झगड़े का और आपस में मतभेद का समय नहीं है, ये सबका जीवन बचाने का उद्देश्य है। और सरकार जब अपने पूरी शक्ति लगा करके, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इसमें लगी हुई है, तो हर व्यक्ति का सहयोग जरूरी है। ये आम जनता ही तो है जिसकी जान बचाने के लिए इतने सारे लोग लगे हुए हैं। हर शख्स का सहयोग जरूरी है। हाजी हसन अहमद साहब इस पर कुछ कह रहे थे जब हीरो वाजपेयी जी बोल रहे थे, उनके पास में चलता और अगर जनता इसकी वैल्यू नहीं समझती है, जनता को इसकी वैल्यू समझनी चाहिए कि किसके लिए लोग वहां पे पहुंच रहे हैं, उसकी हेल्प लेनी चाहिए और आपकी मदद करना इस वक्त कितना जरूरी है। बोलिए अहमद साहब। डॉक्टर श्रीवास्तव साहिबा जो कह रही हैं बिल्कुल बिल्कुल बेहतर कह रही हैं कि डॉक्टर तो इक्विपमेंट से लैस हैं, लेकिन जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं सिर्फ एक मास्क लेके, बहुत बड़ा रिस्क लेके वो इन एरियो में घुस रहे हैं, क्योंकि वो मास्क कोरोना वायरस को रोकने में सक्षम नहीं है, फिर भी वो घुस रहे हैं। उनके ऊपर जो हमला हो रहा है, उन अपराधियों के ऊपर सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। और हमारी सरकार को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो अधिकारी, जो पुलिसकर्मी जो रेड जोन में जा रहे हैं, कम से कम वो उस इक्विपमेंट से लैस हों कि उनके ऊपर उस वायरस का खतरा कम हो। और रही बात, हीरो वाजपेयी जी कह रहे थे कि कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। सर ये कौन सा वो मापदंड है कि एक तरफ जो नफरत फैला रहा है उसको सिर्फ कारण बताओ नोटिस, जिसकी वजह से जो बुनियाद बन रहा है, इतने बड़े बड़े हमले हो रहे हैं, इतना माहौल खराब हो रहा है। आज जब देश एकजुटता की तरफ है, सबको एक प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं सब योद्धा हैं, सबको साथ में लड़ना है, जब उनसे सिर्फ कारण बताओ नोटिस, उन्हें हाजी हसन अहमद साहब कार्रवाई होनी चाहिए थी। क्यों किया वाजपेयी जी से मैं बाद में वो कारण बता, वाजपेयी जी से इस पे जवाब लूंगा, लेकिन आप दो बातें बताइए। एक तरफ जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो माहौल बना नहीं पा रहा, एक विधायक ने कह दिया तो माहौल खराब उसकी वजह से हो जाएगा, आपको लग रहा है? सर एक विधायक ने नहीं, क्या सब्जी वालों का आई कार्ड देख के किस मोहल्ले में अगर मुसलमान है तो सब्जी नहीं बेच सकता? क्या ये हमारे देश का संविधान कहता है कि ये बार बार सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है, ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है कि मुस्लिम का बहिष्कार करो? क्या ये हमारे देश का संविधान कहता है? और हमारी सत्ताधारी पार्टियां खामोश बैठी हुई हैं, सिर्फ कारण बताओ नोटिस, और उसके बाद उसके रिएक्शन में अगर कुछ होता है तो फिर सब के सब, अरे आपके पास इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, कौन से मोहल्ले में लोकल इंटेलिजेंस नहीं होता जिसको नहीं पता होता कि इस मोहल्ले का शरारती तत्व कौन सा है, भीड़ को उकसाने वाला कौन व्यक्ति है? आप उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? यानी कि आप चाहते हैं क्या कि ऐसी कार्रवाइयां होती रहें? हीरो वाजपेयी जी, किस इलाके में किसके पास कौन सी लिस्ट ऐसी नहीं होती कि शरारती तत्व कौन से हैं जो वांछित नहीं होते? क्या नया एकदम से निकल के चला आ रहा है? देखिए, मैं अहमद साहब की बात से इत्तेफाक नहीं रखता। देखिए, जनता का भी अपना एक भय है, और इस महामारी से जब बड़े बड़े लोग भयभीत हैं और उसके बीच में अगर अफवाह फैलने से, ये कहते हैं कि जो जनता भीड़ ने दौड़ाती है पुलिस को, वो अफवाह फैलने की वजह से ऐसा कर दिया भीड़ ने, और वो भीड़ एक तबके की थी, उसने पुलिस को दौड़ा लिया क्योंकि अफवाह फैल गई थी। तो साहब दूसरे लोग भी इसी महामारी की अफवाह से डर के मारे तमाम चीजें पूछने जा रहे हैं लोगों से। किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा जैसा आप लोग कह रहे हैं। सोशल मीडिया की तमाम बातें गलत आप जायज ठहरा रहे हैं, माहौल को बनाकर आप भारतीय जनता पार्टी, ऐसा मत करें, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। किसी एक की गलती को छुपाने के लिए दूसरे की गलती को इंगित मत करिए। पार्टी ने पूरा संज्ञान लिया है और पूछताछ की है कि किस विषय से ऐसा आपने क्यों कहा है। और लोग अगर घबराए हैं दूसरी तरफ, तो दूसरी तरफ भी लोग घबराए हैं महामारी से। जब हवाएं उड़ती हैं, अफवाहें उड़ती हैं, सरकार लगातार, प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं, वो आपको नहीं स्वीकार हो पा रही। एक विधायक के क्षेत्र में 10 लोग पूछने आ गए कि ऐसा कर दिया जाए, उनका आई कार्ड बनवा दिया जाए। अगर वो भयभीत है तो उनकी भी हमको करना है। जनता अगर भयभीत है तो उसका भी हमें हल निकालना पड़ेगा, और जनता भयभीत है उसका भी हमें रोकने का काम किसका है? भयभीत है तो दूसरा पक्ष भी भयभीत। अगर आपसे नहीं संभल रहा है तो ऐसे बताइए कि हम अफवाहों को रोकने आप लोग चैनल के माध्यम पे आकर गर्म करना छोड़ दीजिए। आपसे विनम्र निवेदन है, सरकार इस समय 23 करोड़ उत्तर प्रदेश, ये तो आप कर रहे, आपने जस्टिफाई किया है, जवाब आपके ऊपर भी कारण बताओ, सबके साथ न्याय कर रही है। इस तरह के मसालेदार न्यूज में
पर इस तरह की परिचर्चा में मसाले वाली बातें नहीं करनी चाहिए, सामान्य बात करनी चाहिए। हम लोग बात कर रहे हैं कि पुलिस पर हमला हो रहा है, आप विषय उठाकर कहीं का कहीं पहुंचाए दे रहे हैं। क्या एक विधायक के कह देने से पूरे देश पे हमला होने लगा? प्रधानमंत्री बात कह रहे हैं, देश के हर मंत्री बात कह रहा है, मुख्यमंत्री हर प्रदेश के बात कह रहे हैं, वो काफी नहीं है जनता के लिए? ठीक सर, ये जो अभी अभी आप कह रहे थे कि कुछ मास्टर माइंडेड होते हैं, ये वही मास्टर माइंडेड है जिसकी वजह से माहौल खराब हो रहा है। इनके ऊपर कार्रवाई करने में देरी क्यों कर रहे हैं आप? कोई मास्टर माइंड नहीं है, जनता ने चुनकर भेजा है, विधायक है, जनता उनसे पूछने आ रही है, जनता के अपने कारण है, विधायक को जवाब देना पड़ता है। विधायक कहता हम आपकी बात रखेंगे ऊपर तक, और लोग भयभीत है तो उनको समझाना, पुचकारना, बहलाना, फुसलाना पड़ता है। ठीक है विक्रम सिंह साहब, ये सारी जिम्मेदारी यही करने के लिए तो आप सरकार विक्रम सिंह साहब, इसी के लिए तो जनता ने आपको वहां तक पहुंचाया। चीफ मिनिस्टर, तो बिल्कुल हम अपनी डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, एसीएस होम, मत दीजिए, सब दिन भर टेलीविजन पे अपील कर रहे हैं, कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी अपील का असर कम हो रहा है। अहमद साहब कह रहे हैं कि कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सब्जी मत खरीदिए, सब्जी वालों के आई कार्ड बनवा दीजिए, ये माहौल खराब कर रहा है, इसलिए ये ऐसा हो जाता है। फिर ऐसा बिल्कुल नहीं होता राम मोहन जी। एक बहुत बड़े मनोचिकित्सक थे कार्ल यूंग, उन्होंने कहा था मनुष्य का मस्तिष्क एक पेंडुलम की तरह है जो सेंस और नॉनसेंस के बीच में झूलता रहता है। हमें जो प्रिय लगता है हम उसी की तरफ चले जाते हैं, चुंबक की तरफ, मैग्नेटिक तरीके से, और जो अच्छा नहीं लगता है वो लाख हम उसको पेश करें, वो हम सुनने को, समझने को, हम उसको आत्मसात करने के लिए कतई तैयार नहीं, क्योंकि हमने तो तय कर लिया है, हमारा एक रोड मैप ये, हम इसी पे चलेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश के 73 जिलों में कितनी जगह हमले हुए, जरा इसकी समीक्षा कर लीजिए। क्या कारण है कि एक ही जगहों पर होते हैं बार बार? मैं जब एसएसपी था तब भी तो होते थे, उसके बाद भी हुए, आज भी हो रहे हैं। इसको तो सोचने की जरूरत है। और आपने बिल्कुल सही कहा, रजिस्टर बदमाशा, रजिस्टर नंबर 10, और जिन लोगों को इंटेलिजेंस ने कहा है अब तक कार्रवाई नहीं हुई थी और अब वक्त आ गया है कि कार्रवाई करें। यह कोई जरूरी नहीं है कि किसी एमएलए ने कुछ कह दिया तो हम इतने, मतलब वेदर वेन की तरह हवा इधर की चली तो हम उधर मुड़ गए, हवा पूरब की चली तो हम पूरब मुड़ गए। आपका कुछ विवेक है, स्वविवेक है। शासन प्रशासन पूरी तरह से सक्षम है अफवाहों को नेस्तनाबूद करने के लिए। कानून अपने हाथ में जो लेगा कानून नेस्तनाबूद कर देगा। कोई सॉफ्ट ऑप्शन अब नहीं बचा है राम मोहन जी, कोई ऑप्शन अब बचा नहीं है। निशांत मिश्रा जी, बयानों की वजह से माहौल क्या खराब हो रहा है, आपको क्या लगता है? आप भी देखते हैं चीजों को जी, या फिर ये चूंकि माहौल ऐसा खराब हो रहा है इसलिए फिर बयान आ रहे हैं? मैं आ रहा हूं अहमद साहब, आपके पास भी आ रहा हूं। यहां पे समझने वाली चीजें ये है कि बयान जैसे जिस व्यक्ति से आ रहा है उसका क्या रसूख है और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। यदि कोई स्टेट रिप्रेजेंटेटिव ऐसा बयान कर रहा है तो ऑब्वियस है कि उसको एक काफी सारे लोगों ने मिल करके उसको वोट दे करके अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है। उस कंडीशन में अगर वो कोई भी बयान देता है तो कुछ लोगों पे तो असर पड़ेगा ही। इसके अलावा दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जैसा कि बाकी के पैनलिस्ट ने भी बोला कि प्रधानमंत्री अलग बोल रहे हैं, योगी जी अलग बोल रहे हैं, वो क्यों नहीं असर दे पा रहा है? तो मेरा ये मानना है कि उन्हीं के कहने की वजह से ये असर पड़ रहा है कि अभी भी जो कानून पास किए जा रहे हैं, जो ऑर्डिनेंसेस पास किए जा रहे हैं, उसकी नौबत ये नहीं आ रही कि पुलिस स्टेट बनाया जाए। जैसा कि अभी डॉक्टर रमा जी ने भी बोला कि पैरामिलिट्री को लगाना चाहिए या फिर आर्मी फोर्स का भी यूज करना चाहिए कोरोना वॉरियर्स के तौर पे, लेकिन अगर वैसा किया जाएगा तो पुलिस स्टेट बन जाएगा और एक डेमोक्रेटिक सेटअप में ये और खतरनाक और विध्वंसक होगा लोगों के लिए भी और हमारे तंत्र के लिए भी। और ये एक बहुत ही समझदार कदम है सरकार की तरफ से कि जितना कम से कम कानून बना के और जितनी कम से कम कड़ाई करके लोगों को समझाया जा सके वही कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा 2-3 चीजें और है कि अगर ये कानून नहीं पारित किया गया होता, ये ऑर्डिनेंस नायाब नहीं बनता तो क्या फर्क पड़ता? तो एपिडेमिक एक्ट में पहले भी ये प्रोविजन था कि यदि कोई राज्य चाहे तो वो जो सेंट्रल एक्ट है केंद्र द्वारा बनाया गया या फिर 1897 का एक्ट है एपिडेमिक एक्ट, उसको भी वैसे ही लागू कर सकता था अपने राज्य में। जो खास बात इस ऑर्डिनेंस की है वो यही है कि जो पुराने मामले चल रहे थे कोरोना वायरस के दौरान, जो इस पैंडेमिक सिचुएशन के दौरान जो पुराने मामले चल रहे थे, वो भी अब एपिडेमिक एक्ट 2020 के ऑर्डिनेंस में आ जाएंगे। इसके अलावा एक बात मैं और यहां बताना चाहूंगा कि जो डॉक्टर रमा जी ने बोला कि
अगर ये कानून अभी है, उसके बाद क्या डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए? तो सन 2013 का मेडिकल केयर प्रोटेक्शन एक्ट ऑलरेडी यूपी में लागू हुआ है और उसके तहत भी कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल सजाएं मौजूद हैं। 3 साल तक की सजा है और 50,000 रुपए तक का जुर्माना उसमें भी है। जी ठीक, आप बिल्कुल सही जानकारी दे रहे हैं और दर्शकों को इससे थोड़ा सा बेहतर नॉलेज भी मिलेगा। लेकिन कुछ कह रहे हैं राजेंद्र जी, बताइए। पहला तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम धन्यवाद बधाई देना चाहेंगे कि उन्होंने एक आदेश पारित किया है कि तत्काल जो इस सेवा से जुड़े हैं, स्वास्थ्य कर्मी हो चाहे सफाई कर्मी हो, सबको पीपीई किट तत्काल मुहैया कराया जाए। इसका हम स्वागत करते हैं। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था यहाँ उत्तर प्रदेश के लिए, खासकर वकीलों के लिए। उसमें एक कमी रह गई है कि 1 करोड़ रुपया शासन की ओर से बार काउंसिल को उपलब्ध कराया गया और जबकि बार काउंसिल के अध्यक्ष का और पूरी कमेटी ने बैठक किया तो पता लगा कि कम से कम 100 करोड़ रुपए जब मिलेंगे तो जो भूख से तड़प रहे हैं वकील, उनकी संख्या तो बहुत बड़ी है, लेकिन जो उस पात्र है, लायक है, उनको मिल जाएगा तो कम से कम पर्याप्त संख्या में न्याय की लड़ाई लड़ने वाले वकीलों के साथ भी इंसाफ हो। ये मेरी आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से ये मांग है। दूसरी, बिजली मंत्री जी कर रहे थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाराणसी में ही। हम पुनश्च आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि जिन कल कारखानों, दुकानों में, खासकर मकानों की बात हम नहीं कर रहे हैं, जहां बिजली 0 पॉइंट है, 000, कोई कल कारखाने नहीं खुले हैं, बंद, उन पर किस तरह का बिजली का बिल एक तरफा थोका जा रहा है, ये इस पर रहम करें। इस महामारी के दौर में उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय योगी जी से मेरी प्रार्थना है, स्कूलों पर भी मैंने पहले निवेदन किया था तो आया है कि बढ़ाएं न फीस। हम बढ़ाने की बात कहां कर रहे हैं, हम तो कह रहे थे कि जो संक्रमण काल, महामारी काल की पूरी फीस माफ कर दी जाए, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से हम ध्यानाकर्षण ये चाहेंगे। और आज ही आपके चैनल पर एक चीज और हमने देखा कि गोंडा में, उत्तर प्रदेश के गोंडा शहर में जिस तरह एक दुधिये को 8 सिपाही मिलकर डंडे से गिराकर मार रहे थे, ये इंसाफ नहीं है। दुधिया, वाराणसी में भी ऐसा हो रहा है, दुधिया दूध रोक, सब्जी रोक, और कई दिन के लिए रोक, 4 दिन के लिए रोक। 4 दिन में दूध के अभाव में मर जाएगा तड़प से मरीज, बच्चा मर जाएगा। सब्जी के अभाव में 24 घंटा लॉकडाउन हो गया। सुनिए, केवल उन क्षेत्रों में नहीं जहां हॉट स्पॉट है, सब तरफ पूरा शहर लॉक हो गया। अरे तो भाई, जो गुनाह कर रहा है, जहां हॉट स्पॉट है उसको आप रोकिए ना, कौन आपको मना कर रहा है। लेकिन जहां ऐसा नहीं है, जहां पूरी तरीके से शांति है, अच्छी तरीके से सब चल रहा है, वहां रोक करके उनके दूध की व्यवस्था, दवाई मार्केट बंद कर दी गई, दवाई की व्यवस्था और साथ में साग सब्जी और राशन की व्यवस्था कृपा पूर्वक माननीय योगी जी कर दीजिए। ये प्रधानमंत्री जी का सर मेरा सुझाव है सर। ठीक है। और पुनश्च मैं एक बार फिर से जो कानून बना है, आप जो उसकी सुझाव दे रहे हैं, समय समर्थन करता हूं। जो सरकार से उम्मीद कर रहे हैं वो उम्मीद कोई भी नागरिक कर सकता है और सरकार जाहिर है कि इन चीजों पर सोच ही रही होगी कि कैसे नागरिकों को राहत दी जाए, किन किन चीजों में। जहां तक यह है कि कहां कहां चूक हो रही है और कहां कहां अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं या पुलिसकर्मी गड़बड़ कर रहे हैं, तो जाहिर है कि बड़े सीनियर ऑफिसर्स को उस पर भी निगाह रखनी चाहिए। लेकिन हमारा जो आज का मुद्दा है, मैं फिर एक बार उस पर लौटता हूं और आखिर क्या ऐसी बात, समय की कमी है। हीरो वाजपेयी साहब, मैं आपसे ये जरूर जानना चाहता हूं कि ये जो परिस्थितियां हैं, चाहे कानपुर की बन रही हो या कुछ जगह जहां पे और हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हों, वहां पे मेडिकल से जुड़े हुए लोग और दिक्कत आ रही है पुलिस कर्मियों को, इस एक्ट में संशोधन के बाद क्या ये माने कि एक बड़ा संबल, बड़ी ताकत कोरोना फाइटर्स को मिलेगी और यहां से आप नजीर पेश करने की कोशिश करेगी आपकी सरकार?
देखिए, कानून का जब बनता है और इस तरह के दंडात्मक कानून बनते हैं तो एक भय का माहौल बनता है। और मुझे लगता है कानून जो बने होते हैं, जो लोग मानते हैं कि हमारे जो इस तरह के अराजक तत्व है, जब उनको इस कानून की जानकारी मीडिया अखबार के द्वारा कल हो जाएगी और लोगों को पता लगेगा कि 5 लाख जुर्माना है, 7 साल की कैद है, तो कुछ लोग इसमें पीछे हटेंगे और जो इसकी अवमानना करेंगे और जो पालन नहीं करेंगे, जो अनुशासनहीनता करेंगे, उसके खिलाफ सरकार कठोर कार्रवाई करेगी, जो और ऐसे अराजक तत्वों के लिए नजीर बनेगा। मैं ये मानता हूं कल इस तरह का जब ये कानून सामने आएगा, जो जुर्माने की राशि का लोगों को पता लगेगा, दंड का प्रावधान पता लगेगा, तो इन चीजों में कमी आएगी और जो नहीं मानेंगे उनके साथ सरकार कठोर कार्रवाई करने से कतई हिचकेगी नहीं। ये नहीं देखेगी कि कौन कहां का नेता है, कौन किस मोहल्ले का नेता है और कौन है। जैसा विक्रम सिंह साहब कह रहे थे कि कई बार हम लोग जानकर भी उन पर हाथ नहीं डाल पाते थे। ये 3 साल एसएसपी रहे कानपुर में, कुली बाजार के बारे में अच्छे से जानते और वहां का माहौल मैं भी अच्छे से जानता हूं, लेकिन अब की कोई बचने वाला नहीं है, चाहे कोई नेता हो, किसी जात, किसी मजहब, किसी धर्म का मानने वाला हो, जो कोरोना फाइटर्स पर हमला करेगा उसे सरकार कठोर दंड देगी इस प्रावधान के द्वारा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हीरो वाजपेयी जी, आप सभी मेहमानों का और हमारे साथ इस चर्चा में शरीक रहने के लिए, जुड़ने के लिए। बड़ी बात यही है कि क्या कोरोना फाइटर्स जो आपकी जान बचाने के लिए अपने घर से निकलते हैं, कई बार तो अपने घर वो लौट कर भी नहीं जाते, कई दिन उन्हें बाहर ही रहना पड़ता है, अस्पतालों में वक्त गुजारना पड़ता है या अलग अलग आइसोलेशन सेंटर हैं, वहां पर ये कोरोना फाइटर्स अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। वो आपकी सुरक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए है। और अगर कोई आपको क्वारंटीन करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए आपके घर तक पहुंच रहा है, तो उसका भले ही आप फूलों से, तालियों से स्वागत ना भी करें, तो कम से कम मीठे 2 शब्द तो बोल ही सकते हैं। उसके खिलाफ हिंसात्मक अगर आपने होने की कोशिश की तो फिर कानून के जरिए आपसे निपटा जाएगा। यह संदेश बहुत स्पष्ट अब कर दिया गया है। यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।